हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में समझने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? वो ये बोलता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until and unless an external unbalanced force is applied on it। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, यानी रुकी रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। यानी कि बिना फोर्स के आप उसकी स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में। और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है एंड हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। The inability of a body to change by itself its state of rest or state of uniform motion along a straight line is called inertia। यानी कि एक बॉडी की इनेबिलिटी, इनेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं कर पाएगी। यानी कि वो रेस्ट पर है तो वो खुद से अपनी रेस्ट की स्टेट चेंज नहीं कर सकती, खुद से वो मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो ना तो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है खुद से, ना वो अपनी स्पीड चेंज कर सकती है खुद से। उसकी इसी इनेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो यानी कि अगर वो खुद से अपनी स्टेट नहीं चेंज कर सकती, अपनी खुद से अपना डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकती, अपनी वेलोसिटी भी नहीं चेंज कर सकती, अपनी रेस्ट की स्टेट भी नहीं चेंज कर सकती, तो कौन चेंज कर सकता है? यानी उसको चेंज करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी बाहर से कोई फोर्स लगाएगा तभी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, क्योंकि खुद से तो वो अपनी स्टेट चेंज कर नहीं पा रही है। और यही बात किसने बोली थी? न्यूटन ने बोली थी अपने फर्स्ट लॉ में। और यही रीजन है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया को मेजर कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? कि ज्यादा फोर्स लगेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा, और इसका मतलब उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक फुटबॉल रख दी और मैंने बोला भाई इसे किक मार के उड़ा दो, इसकी स्टेट चेंज कर दो। भाई वो रेस्ट पर थी, तुमने क्या किया? तुमने किक मारा और तुमने उसे मूव करा दिया आसानी से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक फुटबॉल का जो मास होता है वो काफी कम होता है। अगर उसका मास कम है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी कम है। और अगर इनर्शिया कम है तो तुम एक कम फोर्स से भी उसे मूव करा सकते हो, इसीलिए तुम्हारे किक के फोर्स ने भी उसको मूव करा दिया। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पर आता है कि मैंने फुटबॉल हटा के तुम्हारे सामने रख दिया एक ट्रक, और मैंने तुमसे बोला भाई इसको जरा किक करके उड़ा दो, या उड़ाना तो छोड़ो, इसे सिर्फ मूव करा दो अपनी किक से। तो तुम नहीं करा पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रक का बहुत ही लार्ज मास होता है, और अगर मास ज्यादा है तो क्या होगा? लार्ज इनर्शिया भी होगा। अब अगर इनर्शिया ज्यादा है तो आप अपनी किक के फोर्स से उसको मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा इनर्शिया के लिए आपको लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे मूव कराने के लिए। और यही रीजन है कि एक किक से आप एक फुटबॉल को तो मूव करा सकते थे, बट एक ट्रक जिसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, उसको आप अपनी किक के फोर्स से मूव नहीं करा सकते। देखो मैंने यहाँ पे ह्यूमन किक इसलिए लिखा है क्योंकि भाई हो सकता है डायनासोर अगर उसे किक मारे तो वो मूव कर जाए, बट ह्यूमन किक तो एक ट्रक को आसानी से मूव नहीं करा सकती। मतलब रेयरली। अब कभी अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा हो, उसने ये प्रैक्टिस ही कर रखी है, उसके पास कुछ अलग से पावर्स हो, तो वो करा सकता है। बट अगर यूजुअल बात करें तो ह्यूमन किक से आप एक ट्रक को मूव नहीं करा सकते, बट फुटबॉल को मूव करा सकते हैं। और ये इस बात का एग्जाम्पल है कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अब अगर इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो तीन तरीके के इनर्शिया होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैंने आपको बताया था इनर्शिया क्या है। एक बॉडी की इनेबिलिटी कि वो अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं कर पाती। कौन कौन सी स्टेट नहीं चेंज कर पाती है? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट कोई बॉडी खुद से चेंज नहीं कर पा रही है तो उसके इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
दूसरा मैंने क्या बोला था, अपनी अपनी स्पीड को वो खुद से चेंज नहीं कर पा रही है, स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं। अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड खुद से चेंज नहीं कर पाती है तो उसकी इस इनेबिलिटी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरी चीज क्या, एक बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो खुद से अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगी, तो उसकी इस इनेबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इनर्शिया को समझने के लिए। देखो ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है, आपने भी पहले सुना होगा, बट यही सबसे सही एग्जाम्पल है इनर्शिया को समझने के लिए। कि मान लो एक इंसान है जो एक मूविंग बस में खड़ा हुआ है, ठीक है, और एकदम से अगर बस में ब्रेक लगेगा तो वो इंसान किधर गिरेगा? उस इंसान की टेंडेंसी होगी आगे की तरफ गिरने की, फॉरवर्ड गिरने की उसकी टेंडेंसी होगी। ऐसा क्यों होगा? इसको हम देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में रीजन लिख रखे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कि देखो अगर बस मूव कर रही थी तो इंसान के जो पैर थे, जो फीट थे, वो बस के कांटेक्ट में थे। तो बस मूव कर रही है, पैर भी मूव कर रहे हैं, लेकिन एकदम से बस में ब्रेक लगा। जैसे ही बस रुकी तो जो इंसान के पैर हैं वो डायरेक्टली बस के कांटेक्ट में है। तो अगर बस रुकेगी तो पैर भी तुरंत रुक जाएंगे, लेकिन जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी तक इसका इफेक्ट पहुंचते पहुंचते लगेगा थोड़ा टाइम। पैर तो बस के कांटेक्ट में थे, बस रुकी तो पैर तो तुरंत रुक गए, लेकिन जो अपर बॉडी है वो अभी भी, उसमें इनर्शिया की वजह से आगे मूव करने की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप अपने मोशन की टेंडेंसी तो चेंज कर नहीं सकती, यही इनर्शिया बोलता है। तो नीचे वाला जो उसका पैर का हिस्सा था वो बस के कांटेक्ट में था, बस रुकेगी वो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अभी भी इनर्शिया की वजह से आगे मूव करेगा। अब पैर रुक गए लेकिन अपर बॉडी आगे जा रही है तो बॉडी किधर गिरेगी? फॉरवर्ड गिरेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और हर बार इनर्शिया को अगर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इनर्शिया क्या होता है। अब देखो मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की भी बात करी थी, तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि ये सब चीजें आगे इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं। तो देखो बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? एक बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट आ रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी जो भी फोर्सेस है वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स रखा है, इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में एक फोर्स लगाया F1 और राइट साइड में भी एक फोर्स लगाया F1। अब ये फोर्सेस क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो F1 के इक्वल है लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस फोर्सेस होंगे। और ये फोर्सेस इस बॉक्स पे कोई भी नेट फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी बॉक्स अगर रखा हुआ था तो रखा रहेगा, मूव नहीं करेगा कहीं पे भी। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम ये बॉक्स रखा है लेकिन मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे एक बड़ा फोर्स 2F1 लगाया और राइट साइड पे एक छोटा फोर्स F1 लगाया। अब ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली जो 2F1 वाला फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नहीं है, और ये अनबैलेंस फोर्सेस है। तो अनबैलेंस फोर्स इसमें लगेगा किस डायरेक्शन में? बड़े फोर्स के डायरेक्शन में इसका इफेक्ट आएगा। तो बड़ा फोर्स क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ओवरऑल इस बॉडी पर एक नेट फोर्स लगेगा, और उस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2F1 - F1। तो इस बॉडी पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है 2F1 - F1, यानी कि F1 के मैग्नीट्यूड का, और किस डायरेक्शन में लगेगा? बड़े फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें मैंने क्या किया, राइट साइड में एक बड़ा फोर्स 5F1 लगाया है और लेफ्ट साइड में एक छोटा फोर्स F1 लगाया है। तो ऑब्वियसली ये फोर्सेस तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो मतलब बड़ा वाला फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो बॉडी है ये किधर मूव करेगी? बड़े फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स राइट। और कितना अनबैलेंस फोर्स इसमें लग रहा है? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5F1 - F1, यानी कि 4F1 का अनबैलेंस फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, जो इस बॉडी को किधर मूव करा देगा? टुवर्ड्स राइट। तो आई होप आपको अब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया की सारी चीजें, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्सेस, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वो यही है कि आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। खुद से बनाए हुए नोट्स ही बेस्ट होते हैं, तो अपने नोट्स बनाइएगा। और इसके अलावा देखो, मैं शॉर्ट वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ कि आपके पास कभी 5-10 मिनट का भी टाइम है ना, तो आप अपने किसी भी पुराने टॉपिक को रिवाइज करने के लिए एक वीडियो देख सकते हैं। तो दिन में आपने 4-5 वीडियोस भी अगर इस तरीके से देख लिए कभी भी अपने फ्री टाइम में, तो देखिए आपके 4-5 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। और जब आप बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं ना तो वो उन्हें जल्दी भूलते नहीं है, फिर तो वो आपके दिमाग में अच्छे से एंटर कर जाते हैं। तो ये करते रहिए। और अब वक्त आ चुका है क्विज का। क्विज देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर किसी को इस क्विज का आंसर जरूर करना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच विल हैव ग्रेटर इनर्शिया? 1 किलो आयरन, मैंने 1 kg आयरन ले रखा है, एंड 1 kg कॉटन, मतलब 1 किलो रुई है।
इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कॉटन, सी ऑप्शन है कि दोनों का इनर्शिया इक्वल होगा, और फोर्थ ऑप्शन है मुझे क्या पता, ये तो न्यूटन को ही पता होगा। तो जिनको भी इसका आंसर आता है वो डायरेक्टली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करे, जिसको नहीं आता है वो सोचें और सोच के आंसर कमेंट सेक्शन में करें। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनके कमेंट्स को लाइक कर दूंगा। अच्छा हाँ, लाइक से याद आया कि आपको ये वीडियोस अगर हेल्पफुल लगते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे हर वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अपने फ्रेंड्स में और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप अगर अच्छी चीजें लोगों के साथ शेयर करोगे तो आपको भी बहुत सारी जगह से अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिए। मैं आऊंगा एक नए लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप तो पढ़ते रहिए, एंड स्टे सेफ। प्रॉफमेन सेज बाय।